नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जिसका एग्जाम 13 फरवरी को है उसके 30 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 की प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। और हाँ बच्चों, इससे पहले आपका जो क्लास 12 के इंग्लिश कोर का है इसका महातांडव वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें आपका 400 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवाया गया है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका इंग्लिश कोर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप लोग इंग्लिश कोर के उस 400 महत्वपूर्ण सवालों के वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर। देखिए, बाबर ने आपका जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था यह आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1526 ईस्वी में। अगर पूछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था तो याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था तो इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो रज्मनामा के नाम से आपका जो महाभारत है इसका फारसी अनुवाद किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा महाभारत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अकबर ने दीन ये इलाही नामक धर्म कब चलाया था। तो अकबर ने दीन ये इलाही नामक धर्म आपका ये 1581 ईस्वी में चलाया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1581 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे तुजुक ये बाबरी भी कहा जाता है, की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था। तो ये जो आपका तुजुक ये बाबरी है तो जिसे आपका बाबरनामा भी कहा जाता है, और ये क्या है तो याद रखिएगा ये आपका बाबर का आत्मकथा है। ठीक है, और ये खुद आपका बाबर ने ही लिखा था। ये कौन से भाषा में लिखा था तो याद रखिएगा ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया था। कौन से भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का जो आपका अंतिम मुगल सम्राट था ये आपका बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा पहला मुगल सम्राट कौन था? हाँ, जिन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। कौन? बबरा। ठीक है, बबरा ही आपका पहला था और ये बहादुर शाह जफर आपका अंतिम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था। तो याद रखिएगा जो आपका अकबर है, अकबर ने ही आपका हिंदुओं से जजिया कर को हटाया था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा अकबर। और ये जजिया कर क्या था तो ये आपका एक प्रकार से धार्मिक कर था। क्या था? एक प्रकार से धार्मिक कर था जो कि अकबर ने आपका 1564 ईस्वी में हटाया था, ध्यान रखिएगा। उसके देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था। तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास यानी कि जो स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े महल का बनना, बड़े बड़े किला का बनना, ठीक है, और ताजमहल का बनना, इस सब स्थापत्य कला के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब बिल्डिंग से जो भी आपका रिलेटेड काम है तो कोई भी आपका वास्तुकला है उसी को क्या कहते हैं? आपका स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है, और सबका सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास आपका कौन से मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था तो याद रखिएगा शाहजहां। किसके काल में? शाहजहां के काल में। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास आपका जहांगीर के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। स्थापत्य कला पूछे तो शाहजहां। ठीक है, स से स्थापत्य हो जाएगा और स से जहांजहां। ठीक है, अगर पूछे कि चित्रकला तो जहांगीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही क्वेश्चन आपका कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमो उत्कर्ष पर पहुंची थी, यानी कि किसके काल में सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ था मुगल कालीन चित्रकला का। तो अभी बताएं जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हुमायूं नामा की रचना
किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना जो कि आपका हुमायूं का जीवनी है। किसका जीवनी है? हुमायूं का जीवनी है। इसकी रचना आपका गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम। और याद रखिएगा ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की अपनी बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने आपका हुमायूं नामा को लिखा, जो कि आपका हुमायूं का जीवनी था, यानी कि आत्मकथा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जो आपका तीर्थ यात्रा, यानी कि कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति देखिए अभी चारों धाम का यात्रा करने जाता है, तो इस प्रकार से कहीं भी तीर्थ करने के लिए आता था, तो सोचिए कितना उस समय की किस तरह की स्थिति थी कि आपका तीर्थ करने जाइएगा भैया तो आपको टैक्स लगेगा, टैक्स दे लीजिए जमा कीजिए तब तीर्थ करने जाइए। सोचिए, लेकिन ये अकबर आए थे, इस वजह से अकबर ने समाप्त किया था इसे कब? 1563 में। और इस वजह से अकबर ने बहुत सारा काम किया था, जजिया हटाया, तीर्थ कर को समाप्त किया, दिन इलाही चलाया, ठीक है, मजहर का निर्माण किया, बहुत प्रकार के काम किया था अकबर ने। इस वजह से मतलब सारा धर्म को लेकर के चलते थे, इस वजह से आपका अकबर को आपका राष्ट्रीय राजा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शायद क्वेश्चन भी आता है आपका सब्जेक्टिव में कि अकबर को राष्ट्रीय राजा क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो वहां पे करवाऊंगा क्वेश्चन, प्रीवियस में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है बच्चों ये किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर एवं महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अकबरनामा 3 जिल्दों, यहाँ पे जिल्दों होगा, ठीक है, 3 जिल्दों में विभाजित है, तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है। ठीक है, अगर आप 200 क्वेश्चन का जो PYQ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था महातांडव हिस्ट्री का, उसको देखिए। तो इससे पहले जो आपका 30 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था इससे पहले आपका, उसमें भी ये क्वेश्चन को बताया था। प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर करवाया, वहां पे भी मैंने आपको बताया था। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अकबरनामा का कितना भाग है? 3 भाग, और जो तीसरा भाग है उसी को क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। और जो आईने अकबरी है बच्चों याद रखिएगा ये फिर से आपका कितने भाग में? फिर से आपका 5 भाग में है। ठीक है, अकबरनामा 3 भाग में, तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, और फिर से आईने अकबरी आपका 5 भाग में विभाजित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि बादशाह नामा की रचना किसने की थी? तो बादशाह नामा की रचना आपका अब्दुल हमीद लोहरी ने किया था। किसने किया था? अब्दुल हमीद लोहरी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। गुलबदन बेगम ने कौन सा पुस्तक की रचना किया है? कुछ देर पहले बनाए, कमेंट की बताएं, कमेंट कीजिए, फटाक से कमेंट कीजिए दोस्तों। अभी कुछ देर पहले बताएं कि गुलबदन बेगम किसकी बहन थी, उसी का आत्मकथा को लिखा था, कमेंट कीजिए। बाकी बात अबुल फजल ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इन्होंने अकबरनामा लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कमेंट कर दिए होंगे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है बच्चों ये आपका विलियम जोन्स ने किया था, और ये आपका 1784 ईस्वी में किया था। कब किया था? याद रखिएगा 1784 ईस्वी में किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा, ठीक है, देखिए पहली बात देखिए कि अकबरनामा का लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो अभी कुछ देर पहले बताएं अबुल फजल ने लिखा है। और ये कौन से भाषा में लिखा था? भाई कोई भाषा में लिखा होगा तब ने इसको दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया। तो याद रखिएगा ये आपका फारसी भाषा में लिखा गया था। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये आपका अंग्रेजी अनुवाद किया था आपका ये हेनरी बेवरिज ने। किसने? हेनरी बेवरिज ने आपका अकबरनामा जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था, अबुल फजल ने लिखा था, इसका अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अब ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब अगला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मैं करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में जो आपका औपनिवेशिक शासन व्यवस्था है बच्चों ये सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल। और कहा जाता है कि जो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था उसी के बाद ही आपका बंगाल में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना शुरू हो चुकी थी, कह सकते हैं, और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था शुरू हो गया था। लेकिन जो 1765 में आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी उससे ही आपका पूर्ण रूप से बंगाल पे शासन व्यवस्था आपका अंग्रेजों का चालू हो गया था, नहीं कि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था चालू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, देखिए एक नाम है आपका कॉर्नवालिस कोड, एक नाम है आपका इस्तेमारी बंदोबस्त, और एक नाम है आपका अस्थाई बंदोबस्त। ये तीनों एक ही है, इस्तेमारी बंदोबस्त,
ये कर्नवालिस कोड और आपका अस्थाई बंदोबस्त, तीनों आपका एक ही है। और ये किसने लागू किया था? तो ये आपका कर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? 1793 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जोतदार कौन होते थे? तो जोतदार आपका धनवान रैयत होते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा धनवान रैयत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो जो आपका 5वीं रिपोर्ट है बच्चों, इसे ब्रिटिश संसद में आपका 1813, कब? 1813 में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1813। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? तो जो आपका कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर है बच्चों, इसकी स्थापना आपका फ्रांसिस बुकानन ने, किसने? फ्रांसीसी बुकानन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन से देश से थे? कमेंट कीजिएगा फटाक से। पहले मैंने आपको बताया है 200 प्रीवियस से क्वेश्चन में, फटाक से बताइए फ्रांसिस बुकानन कौन से देश थे, केस थे? चलिए बता दिए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, याद रखिएगा ये जो आपका है फ्रांसिस बुकानन, ये आपका एक जोहरी था, जोहरी को ही आपका चिकित्सक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो जोहरी, ऑप्शन में जोहरी भी दे सकता है और चिकित्सक भी दे सकता है। ठीक है, दोनों आपका एक ही होता है। वही क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो ये आपका चिकित्सक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो पहाड़िया जनजाति के जीवन प्रतीक के रूप में आपका हल को, किसे? हल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि संथाल जनजाति, क्या संथाल जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो संथाल का क्या था? कुदाल। ठीक है, हाँ, कोड़ने वाला कुदार, कुदार था इसका जीवन का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और आपका पहाड़िया हल, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुंजरिया क्या है? तो गुंजरिया आपका पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ था? तो ये आपका संथाल विद्रोह, कौन से विद्रोह? संथाल विद्रोह के परिणाम ही आपका संथाल परगना, जो आपका एक प्रमंडल है अब झारखंड का, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1855 में, कब? 1855 से 56 के बीच में हुआ था। किसने किया था इसका नेतृत्व? तो सिद्धू और कान्हू दोनों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। चांद भैरव भी था और आपका फूलो झानो भी थे। ठीक है, 4 भाई इन लोग था, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और 2 बहन था। ठीक है, फूलो झानो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वही क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? अभी बताएं, कब? 1855 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का जो निर्माण है बच्चों, ये आपका कब किया गया था? तो ये आपका 1859 में, कब? 1859 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो जो आपका दक्कन दंगा आयोग है, जो इसकी जांच करके, दक्कन दंगा की जांच करके जो अपने रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करती है, ये कब पेश किया था? ठीक है, तो ये कब पेश किया था? तो ये पेश किया था आपका 1878 में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दामिन ये कोह क्या है? तो याद रखिएगा दामिन ये कोह आपका संथालों की भूमि है। क्या है? संथालों की भूमि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और दामिन ये कोह की घोषणा 1824 में किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, दामिन ये कोह क्या है? और ऑप्शन में इस तरह से आपको ये सारा ऑप्शन हटा देगा। ठीक है, तो एक जो आपका ऑप्शन है, यही ऑप्शन शुरू जो आंसर होगा वही नहीं देगा, इसके जगह पर क्या दे देगा? भूभाग दे देगा। ठीक है, तो भूभाग मतलब जमीन ही होता है। तो याद रखिएगा दामिन ये कोह क्या था? संथालों की भूमि, तो इसे क्या कहेंगे? भूभाग कहेंगे। ठीक है, मतलब जमीन था, ये क्या था? जमीन था दामिनों को, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, एक आपका संथालों की भूमि ऑप्शन में जल्दी से नहीं देता है, ऑप्शन में देता है भूभाग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो क्वेश्चन था आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवाया। देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, कि हल और कुदाल के बीच संघर्ष का क्या आशय है? तो इसका आशय है संथाल और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका नाम होता है गुमनाम। क्या है? गुमनाम, यानी कि जिसका कोई पता ना उसी को बेनामी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अमला कौन था? तो देखिए राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, मतलब जमींदार का जो एक अधिकारी होता था जो आपका राजस्व इकट्ठा करता था, उसी को क्या कहते थे? अमला कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये मैंने आप सभी को करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा। हिंदी इलेक्टिव का भी अपलोड हो चुका है, और
इंग्लिश कोर का एमसीक्यू का महातांडव वीडियो आ चुका है और क्वेश्चन बैंक का कल आपका लाइव, ठीक है, कल आप लोग शाम के 7:15 में, ठीक है बच्चों, शाम के 7:15 में आप लोग कल लाइव जुड़ जाइएगा शाम के 7:15 में। जो क्वेश्चन बैंक है बच्चों, जो जेसीईआरटी के द्वारा क्वेश्चन बैंक ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, उसी से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब वे तो सारा 400 क्वेश्चन में समेट दिए हैं, लेकिन एक बार और क्वेश्चन बैंक को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो शाम को 7 बजे लाइव क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करवाने वाला हूं, आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।